कि 4 सीपी 4 फॉर्मूले, खेल खत्म है। अगर आप बात करें आरएलवीपी के, तो आरएलवीपी में थे 2 फॉर्मूले। अगर आप बात करें ईबीपी का, तो ईबीपी में कितना फॉर्मूला था? 1। और अगर आप बात करें डीएफपी का, तो डीएफपी में कितना फॉर्मूला था? 1। और अगर आप बात करें फॉर्मूला में, तो ओपी कितना था? 1। कंसेप्ट तो बहुत सारे थे, मगर जो फॉर्मूला है वो केवल एक था। और इस प्रकार से ये सारी कहानी यहां पे कंक्लूड होती है। अब एक छोटा सा कंसेप्ट समझिएगा। कंसेप्ट ये है मेरे प्यारे बच्चे, इन चारों सीपी में आपस में रिलेशन भी समझना है। मतलब मैं आपको ऑस्मोटिक प्रेशर देकर या मैं आपको कंसंट्रेशन देकर ईबीपी भी पूछ सकता हूं, डीएफपी भी पूछ सकता हूं। कहने का मतलब यह है कि जब हम ईबीपी निकालते हैं तो हम फॉर्मूला लगाते हैं डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू एम। केबी हमें पहले से पता होता है, हमें क्या नहीं पता होता है? मोलाल। तो सोचो मैं आपको ऑस्मोटिक प्रेशर दे देता हूं और आप ऑस्मोटिक प्रेशर से यहां से सी निकाल लेते हो। सी का मतलब हो गया मोलैरिटी। क्या क्लास में बैठा हर बच्चा मोलैरिटी से मोलैरिटी निकालना जानता है? मतलब हम ईबीपी के सवाल भी ऑस्मोटिक प्रेशर से कर सकते हैं। अब इसी को वैसे समझिएगा कि क्या हम सबको आरएलवीपी का भी फॉर्मूला आता है? और अगर मैं आपको आरएलवीपी का फॉर्मूला बताऊं तो एक फॉर्मूला था डेल्टा पी बाई पी ए नॉट बराबर एक्स पी। सोचो कि मैंने आपको एक सवाल दिया, उसमें आपको मैंने आरएलवीपी बता दिया, मतलब बच्चे को जाने अनजाने में एक्स भी पता चल गया। और अगर एक्स भी पता चल गया तो मोलैलिटी आ गया। भाई एक्स बी से क्या हम सबको मोलैलिटी निकालना आता है? एक्स बी अपॉन इक्वल टू मामा अपॉन। यानी मुझे कोई एक कड़ी पता करनी है, उससे दूसरे को रिलेट किया जा सकता है। इसी पे आधारित कुछ एक सवाल है, लिखिएगा अगला सवाल। इफ वेपर प्रेशर if vapor pressure if vapor pressure of an aqueous solution of if vapor pressure of an aqueous solution of glucose is 732 mm Hg। स्टार लगा देना सवाल में। यह सवाल कभी जेई में आया था, काफी कठिन सॉल्व होता है, लेकिन देखना हम कैसे करते हैं। If vapor pressure of an aqueous solution of glucose is 732 mm Hg at 100 degree Celsius, at 100 degree Celsius, if vapor pressure of if vapor pressure of pure solvent if vapor pressure of pure solvent is 760 mmHg, if vapor pressure of pure solvent is 760 mmHg, then calculate boiling point of solution। तो आपको सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बताना है। देन कैलकुलेट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। पहले समझो, क्या जानकारी में कुछ वेपर प्रेशर दिया है और पूछा है बॉइलिंग, यानी आरएलवीपी और ईबीपी का कोरिलेशन है। आरएलवीपी और ईबीपी का। अब मुझे ये तुरंत क्लिक करना चाहिए कि आरएलवीपी में ही एक्स भी समाया है। तो क्या मैं आरएलवीपी से सबसे पहले एक्स भी निकाल के मोलैलिटी निकाल के डेल्टा टीवी बता दूंगा? पहले मन में अप्रोच बनाओ। आरएलवीपी से सबसे पहले एक्सबी, और एक्सबी से मोलैलिटी, और मोलैलिटी से डेल्टा टीबी, और डेल्टा टीबी से टीबी। समझ पा रहे हैं? अब कहानी में आप जब करना शुरू करोगे अप्रोच यही होगी, लेकिन इतनी अच्छी खासी कैलकुलेशन है कि आप हो जाओगे परेशान। इसी को हम करें तो कैसे करें? बच्चों आइए समझते हैं। क्या सवाल में हमें पीएस दे रखा है, और पीएस दे रखा है 732, हाँ या ना? और पीए नॉट कितना बोला है? 760। सर हमेशा कहते थे आरएलवीपी का कोई भी सवाल आएगा, मेरे मन में सबसे पहले पहला ही फॉर्मूला, लेकिन जब वेट और मॉलिक्यूलर वेट पूछा तो मेरे मन में दूसरा फॉर्मूला, और अगर दूसरे से ऑप्शन मैच नहीं करेगा तो ही तीसरा मेरे मन में आएगा। ये क्रिस्टल क्लियर मैंने आपको बता रखा है कब कहां क्या सोचना है। अब मैं फॉर्मूला लगाता हूं, पी ए नॉट माइनस पी एस अपॉन पी ए नॉट बराबर एक्स बी। आओ सारी वैल्यू को पुट करते हैं। तो पी ए नॉट कितना दे रखा है? 760। पी एस कितना है? 732। और नीचे कितना आएगा? 760। जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपके सामने 828 बटे 760। हाँ या ना? हाँ या ना? ये जो आपके सामने आया, क्या यही मेरे प्यारे बच्चों एक्स भी है? अब बताओ कितने बच्चे मोलैलिटी निकाल लेंगे? कैसे? एक्स बी अपॉन एक्स ए इक्वल टू मामा अपॉन 1000। जब आप ये करोगे आंसर आएगा, कैलकुलेटर होगा तो बिल्कुल आएगा, लेकिन अगर कैलकुलेटर नहीं है अब मैं क्या करूं?
समझना है मेरे प्यारे बच्चे कि हम सब जब इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो हम सॉल्यूशन नहीं पढ़ रहे, हम पढ़ रहे हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। और सर जब मामा अपॉन 1000 फॉर्मूला बता रहे थे, उसी दिन कॉपी में एक फॉर्मूला और लिखाया था, और वो जो लिखाया था वो इसी दिन के लिए लिखाया था। उस समय मैंने कॉपी में क्या लिखाया था याद दिलाता हूं, एक्स बी अपॉन एक्स इक्वल टू मामा अपॉन 1000। बोलो हाँ या ना। लेकिन हमारा जो सिलेबस है क्या वो डाइल्यूट सॉल्यूशन है? क्या डाइल्यूट सॉल्यूशन में जो एक्स बी है वो बहुत बहुत कम है? क्या जो एक्स है उसे मैं 1 माइनस एक्स बी कह दूं चलेगा? क्या मैं एक्स बी को नेग्लेक्ट कर दूं चलेगा? यानी जाने अनजाने में हमारा जो फॉर्मूला बन चुका है वो बन चुका है एक्स बी इक्वल टू मामा अपॉन, और एम ए का मतलब 18, 18 नीचे लाओ, यानी एक्स बी इक्वल टू मोलैलिटी अपॉन 55.55। खत्म सवाल। अगर आप इतना सोच पाते हैं, ये बहुत लेंदी सवाल अब कुछ लाइनों का बचा है। हाँ, यहां पे हल्का सा कैलकुलेशन है, 28/760 55.55। इसको सॉल्व करके जरा मोलैलिटी निकालिए। मोलैलिटी आएगा डेल्टा टीबी और फिर पॉइंट। हाँ या ना? शुरू हो जाइए, शुरू हो जाइए। तो मैं बस आपको एक कंसेप्ट सिखाना चाहता था कि फॉर अवर सिलेबस हो सके तो कहीं बादल बना के भी लिख लेना। फॉर अवर सिलेबस मैं लिख सकता हूं पी ए नॉट माइनस पी एस अपॉन पी ए नॉट बराबर एक्स बी बराबर एम अपॉन 55.55। अगर ये समझ में आ गया, ये इतना लेंदी सवाल छोटा सा हो गया। शुरू हो जाइए सभी बच्चे, थोड़ा सा कैलकुलेशन करिए, मुझे मोलैलिटी बताइए। तो मोलैलिटी आ जाएगा 55.55 इंटू एक्स बी जो कि है 28/760। इसे सिंप्लीफाई करिए, बताइए कितना आता है। तो इसे कहते हैं कोरिलेशन के सवाल। अपने नीट में ऐसे सवाल अभी तक नहीं आए हैं, लेकिन जब केमिस्ट्री का अच्छा पेपर बनेगा तो अच्छे सवालों का मतलब यही होता है, एक को दूसरे से लिंक करना। इजी पेपर मतलब सिंपल फॉर्मूला बेस्ड सवाल, टफ पेपर मतलब कोरिलेशन, चैप्टर को कोरिलेट करना, कंसेप्ट को कोरिलेट करना, सॉल्यूशन में आयोनिक मिलाना, आयोनिक में इक्विलिब्रियम, ऐसा करके। जब आप सॉल्व करते हैं तो मोलैलिटी की वैल्यू, कोशिश करिए, 28,760। कैलकुलेशन एक आदत है, बहुत बढ़िया, मुझे कहीं सुनाई दिया है, मैं लगभग भी एक्सेप्ट करूंगा क्लास के कैलकुलेशन में। 2 पॉइंट चलेगा, चलेगा। आप 2.1 बोल दो चलेगा, अरे आप 2.03 अंदाजन बोल दो चलेगा। आपने अगर 2 सोच लिया तो आपका नीट का काम हो गया भाई। करें करें, सभी लोग करें, कैलकुलेशन करना होगा। बचपन में किसी बच्चे ने मैथ में खूब मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कर लिया, जिसने नहीं किया उसको अभी करना होगा। घबराइए नहीं, शुरू हो जाइए, अपने आप रास्ते बनते जाते हैं। या तो 55 को 28 से गुणा कर लीजिए, और या तो 28 76 को डिवाइड कर लीजिए। आ गया होगा। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो मोलैलिटी जो लगभग आती है, जहां तक मुझे याद है, वो आता है 2.04 के आसपास। वही आ रहा है क्या? कैलकुलेटर वाला आंसर है ना? 2.04 के आसपास, यस और नो? चलेगा। आप 2.1 बोल दो चलेगा भाई, आपका नीट में ऑप्शन में फर्क नहीं पड़ेगा, इतने से चलेगा काम, राइट? अब बताओ, सर ने हमसे मोलैलिटी पूछा था कि बॉइलिंग पॉइंट। अब कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा? डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू एम। लगाइए फिर से फॉर्मूला सभी बच्चे। नेक्स्ट पॉइंट में मोलैलिटी आ गई, अब लिखो डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू एम। डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू एम, बदल दूं स्लाइड, डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू एम। सारी वैल्यू को रखो। अरे गड़बड़ हो गई यार, पानी का केबी तो मैंने बताया ही नहीं। 0.52, मोलैलिटी कितनी? 2.04, जो मन में आया लिख लो, 2.1 लिख लो। आप बताओ मल्टीप्लाई करके कितना आया? सभी लोग सभी लोग सभी लोग 1 पॉइंट, ठीक है कर लोगे। आदतें डालनी पड़ेंगी, घबराइए नहीं। कितना आ रहा है? 1.06 कह दूं चलेगा? यही आंसर हो जाएगा? अरे सर ये तो बॉइलिंग पॉइंट में बढ़ोतरी है, ये बॉइलिंग पॉइंट में
लेकिन सर ने बढ़ोतरी पूछा है कि बॉइलिंग पॉइंट पूछा है, तो आंसर होगा 101.06 डिग्री सेल्सियस। चलेगा। अगला जो मैं सवाल सिखाने वाला हूं वो भी अपने आप में बहुत यूनिक प्रोफाइल है। आप सवाल के मेथड, सवाल के कंसेप्ट को सीख लेना। सवाल क्या है, बढ़ूं आगे, लिखिएगा अगला सवाल। लिखिएगा अगला सवाल। 18 ग्राम्स ऑफ 18 ग्राम्स ऑफ, स्टार लगा देना इसमें भी, 18 grams of glucose 18 grams of glucose is dissolved in 18 grams of glucose is dissolved in 1000 grams of water. 18 grams of glucose is dissolved in 1000 grams of water. 18 grams of glucose is dissolved in 1000 grams of water. कितना पानी है मेरे भाई? रुको जरा, अगर आपने 1000 ग्राम पानी में 18 ग्राम ग्लूकोज मिलाया है तो वेपर प्रेशर घटेगा कि बढ़ेगा? सोचना पड़ रहा है। जैसा नाम, क्या पढ़ा आपने? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, यानी वेपर प्रेशर घट, बॉइलिंग पॉइंट बढ़, फ्रीजिंग पॉइंट घट, कुछ ना कुछ तो ओपी। ये तो याद होना चाहिए। सोचना क्या है, जैसे सॉल्यूट मिलाओगे वेपर प्रेशर तो घटेगा ही घटेगा। यही तो सच है जीवन का, हाँ या ना? मेरा प्रश्न क्या है? 18 grams of glucose is dissolved in 1000 grams of water if the solution is at minus 0.2 degrees Celsius. If the solution is at minus 0.2 degree Celsius, then calculate amount of ice separate out. Then calculate amount of ice separate out. ये सवाल अपने आप में एक यूनिक प्रोफाइल है। मैं सवाल के पीछे बहुत सारी थ्योरी, बहुत सारी कहानी बताऊंगा और फिर एक छोटा सा मेथड ध्यान से सुनिएगा। सवाल क्या कहता है कि आपने पानी में 18 ग्राम ग्लूकोज मिला दिया है, बताओ कितनी बर्फ जम चुकी है। ये कुछ ऐसा है कि आपने एक कटोरी में पानी भरा, चीनी मिलाया और कटोरी में जो चीनी और पानी का सॉल्यूशन है उसे आपने फ्रीजर में रखा और मैंने 5 मिनट बाद आपसे पूछा, बोलो कितना बर्फ जम चुका है? कितना बर्फ? क्या आपने कभी आइसक्रीम जमाने की कोशिश बचपन में करी थी? गर्मी की छुट्टियों में कभी आपने कटोरी में पानी और चीनी मिला के कुछ तो कोशिश करी होगी? जब आइसक्रीम के पैसे नहीं रही होंगे, आओ घर में ही आइसक्रीम बनाते हैं, हाँ या ना? अरे किया कि नहीं किया? मैंने तो किया था भाई, है ना? तो अब आइसक्रीम खुद से बनाने की कोशिश करिए। कई बार जल्दबाजी होती तो भाई जल्दी जमे, तो आप कई बार कटोरी पहले निकालते थे। जब कटोरी पहले निकालते थे तो आप देखते थे कि ऊपर ऊपर तो बर्फ है लेकिन नीचे बर्फ। याद रखना, जमता तो पानी ही है, जमता तो। अब सवाल यह है कि साहब जब हमने कटोरी पहले निकाल ली तो ऊपर ऊपर बर्फ है लेकिन सारा बर्फ जमा नहीं है, आखिर ऐसा क्यों? सर कहते थे कि फ्रीजिंग पॉइंट पे बर्फ जमता नहीं, बर्फ जमना शुरू होता है। और सर कहते थे जब भी बर्फ जमती है एक लेयर में बनती है, एक परत में जमती है। बोलो हाँ या ना? कहानी क्या है, कंसेप्ट क्या है? मैं थोड़ा सा सवाल से हट के एक छोटा सा चीज सिखाता हूं, पहले इसको फोकस करिएगा। इमेजिन करते हैं हम सबके सामने एक बर्तन है। क्या है? अरे सुन रहा हूं ना यार, सुन रहे हो भाई? हम सबके सामने एक बर्तन है। कौन है? इसमें हमने लिया 1 किलो पानी। कितना लिया? और हमने मिलाया 1 मोल सॉल्यूट। कितना मिलाया? अगर आप 1 किलो पानी में 1 मोल सॉल्यूट मिलाते हो तो फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है 1.86 से और इसका फ्रीजिंग पॉइंट होगा -1.86 डिग्री सेल्सियस। एग्री और नॉट? एग्री और नॉट? एग्री और नॉट? क्या मैं कह दूं इसका फ्रीजिंग पॉइंट है -1.86 डिग्री सेल्सियस? अब -1.86 बोलने में जोर आता है तो मैं -1.86 नहीं बोल के -2 डिग्री सेल्सियस बोल दूं, बोलो चलेगा? अरे बोलो, 1.86 बोलने में जोर आता है ना? बोलो 1.86, 3 बार बोलो। हाँ, अब बोलो 2 क्या आसान है 2 बोलना, है ना? तो मैंने कितना बोला? फ्रीजिंग पॉइंट -2 डिग्री सेल्सियस। 2 बोल रहे थे क्या? हाँ, -2 डिग्री सेल्सियस। अब सुनिएगा, इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो -2 डिग्री सेल्सियस है। ये कहने का मतलब है कि -2 पे ये जम जाएगा कि जमना शुरू होगा। जैसे टेम्परेचर आएगा -2, कितना आएगा? बर्फ जमना शुरू होगा, एक परत जम जाएगी। मान लो एक परत का मास है 100 ग्राम। कितना है? 100 ग्राम। जमा दो। जमा दिया? जब 100 ग्राम पानी बर्फ बन गया, 100 ग्राम पानी बर्फ, 100 ग्राम पानी बर्फ, तो बोलो पानी कितना बचा?
पानी कितना बचा? पानी कितना बचा? लेकिन आज चीनी कितना है? कितना मिलाया था? तो वो तो 1 ही मोल है ना सर। 1 मोल का है सर, वो तो ऊपर वाले बर्फ में कुछ चीनी है, तो जो बर्फ में चीनी है वो नमक बन गया क्या? वो ये मान लो ऊपर बर्फ जमी है, मान लो ये जो ऊपर बर्फ जमी है, हाँ इसके अंदर चीनी है, हाँ इसके अंदर चीनी, लेकिन आज भी तो चीनी ही है। और चीनी का गुण क्या था? वेपर प्रेशर को घटाना। चीनी का गुण क्या था? सरफेस पे आता है, ना उड़ता है ना उड़ने, तो वो यहां भी वही काम कर रहा। भाई यहां भी चीनी है, बोलो हाँ या ना। ऊपर भी चीनी है, बोलो हाँ या ना। आज भी वेपर प्रेशर घटा रहा, वहां भी घटा रहा, बोलो हाँ या ना। लेकिन क्या बोला मैंने? ऐसा नहीं लग रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है कि जो 100 ग्राम बर्फ जम चुका है, अब 1 मोल चीनी 900 ग्राम पानी में है। थोड़ा दिमाग लगाना, सवाल से फिर सट के अपने सामने 1 लीटर पानी रखो और एक 100 ml पानी रखो। 1 लीटर 100 ml, 1 लीटर, 1 मोल यहां भी मिलाओ, 1 मोल यहां भी मिलाओ, 1 मोल, 1 मोल। मेरा सवाल आप सबसे है मेरे प्यारे बच्चों, जब 1 मोल सॉल्यूट मिलाओगे, 1 मोल सॉल्यूट, 1 मोल सॉल्यूट, 1 मोल सॉल्यूट, दोनों में वेपर प्रेशर का लोअरिंग सेम होगा, अलग होगा? दोनों में कहने को तो सॉल्यूट 1 मोल है, मगर रिलेटिवली क्या यहां पे नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा है? और अगर यहां पे नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा है, तो क्या यहां पे एलवीपी ज्यादा होगा? क्या यहां पे फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा घटेगा? 1 किलो में 1 मोल, 1 किलो में, सोचिएगा 1 किलो में, और 900 ग्राम में 1 मोल, कहां ज्यादा डिप्रेशन होगा? क्या इसका फ्रीजिंग पॉइंट और घटेगा? कहने का मतलब है -2 डिग्री सेल्सियस पे तो 100 ग्राम बर्फ जम गई, लेकिन अब बर्फ जमाने के लिए -2 से काम चलने वाला। अब टेम्परेचर और घटाना पड़ेगा। मान लो अब टेम्परेचर है 3, कितना है? मान लो अब 3 पे बर्फ जम जाएगी कि जमना शुरू होगी। अब फिर से जम गई 100 ग्राम, मान लो कितने ग्राम? अब बोलो पानी कितने ग्राम बचा? क्या पानी 800 ग्राम बचा? क्या आज भी अंदर चीनी 1 मोल है? क्या अब इसका फ्रीजिंग पॉइंट -4 होगा? कंसेप्ट नंबर 1, पानी। क्या बोला सर ने? प्योर पानी, पानी, प्योर पानी, पानी एक टेम्परेचर पे जमना शुरू होता है और उसी टेम्परेचर पे जम भी जाता है, मगर सॉल्यूशन एक टेम्परेचर पे जमना शुरू होता है, मगर पूरा जमता है एक रेंज ऑफ टेम्परेचर पे। अगर आप अपने फ्रीजर का टेम्परेचर -2 कर दो, सारा चीनी पानी जमने वाला नहीं है। और आजकल जो फ्रीजर आते हैं उसमें टेम्परेचर देखना, कभी लिखा होता है -16 डिग्री सेल्सियस, -17 डिग्री सेल्सियस, -20 डिग्री सेल्सियस। तो वहां इतना मिनिमम टेम्परेचर होता है कि धीरे 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 जमता रहता है। अगर आप फ्रीजर को -1 पे छोड़ दो, अगर आप फ्रीजर को -2 पे छोड़ दो, तो 100 ग्राम बर्फ जमेगी, उसके बाद जमने वाली, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट -2 नहीं, -2 से और कम है। हेलो, कंसेप्ट नंबर 1, पानी, प्योर पानी, पानी, पानी एक टेम्परेचर पे जमता है, जमना शुरू होता है, उसी पे जम जाता है, मगर जो सॉल्यूशन होता है वो एक टेम्परेचर पे जमना शुरू होता है, मगर एक रेंज ऑफ टेम्परेचर पे जमता है। लिखना पहले फर्स्ट पॉइंट बादल बना के सवाल में, एक सॉल्यूशन, फर्स्ट पॉइंट बादल बना के, एक सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन, रेंज ऑफ टेम्परेचर, एक सॉल्यूशन, रेंज मतलब एक रेंज होगा यहां से लेके यहां तक, रेंज ऑफ, रेंज समझते हो ना? तुम्हारे नंबर की रेंज क्या है? 200 से 600, रेंज मतलब हद है ना? एक सॉल्यूशन रेंज ऑफ टेम्परेचर पर फ्रीज होता है, एक सॉल्यूशन रेंज ऑफ टेम्परेचर पर फ्रीज होता है, रेंज ऑफ टेम्परेचर पर फ्रीज होता है, रेंज ऑफ टेम्परेचर पर फ्रीज होता है। नेक्स्ट पॉइंट फिर से आना यहां पे। अब मान लो हम है -4 पे, कहां है? तो यहां पे भी आपने 100 ग्राम जमा दिया था, तो यहां कितना ग्राम पानी बचा था? मान लो, अब मेरा सवाल सुनना, मैंने आपको बॉटल दिया और मैंने कहा बेटा टेम्परेचर है -2, कितना है? बोलो कितना बर्फ जम चुका है? कितना जम चुका है? बोलो ना यार। फिर मैंने कहा टेम्परेचर है -4, टेम्परेचर है, बोलो कितना बर्फ जम चुका है? क्या समझे? आज इस प्रश्न में टेम्परेचर कितना है और सर बोल रहे कितना बर्फ जम, यानी बर्फ जमना पहले ही शुरू हो। ये तो यहां पे सॉल्यूशन रखा है, तो बताओ यहां पहुंचते पहुंचते कितना जम। क्या सवाल की भाषा समझ में आई? एक बार फिर से, टेम्परेचर कितना है? तो यहां जमना शुरू हुआ कि जमना पहले ही शुरू हो गया है?
ये वही वाली बात है कि मैं कह दूं आज -4 है तो -4 पे जमना शुरू हुआ कि शुरू -2 पे हुआ, लेकिन जब तक -4 पहुंचेगा तब तक 200 ग्राम बर्फ जम। बोलो डन। ऐसे सवालों में क्या बोला सर ने, जो भी टेम्परेचर है ये मत सोचना कि वो फ्रीजिंग पॉइंट है, ये सोचना कि वो एक टेम्परेचर है, फ्रीज होना तो पहले ही शुरू हो चुका है। फ्रीज होना तो फ्रीज होना तो क्या ये कंसेप्ट क्लियर? अब मुझे बताओ, जब मैं लगाता हूं फॉर्मूला डेल्टा टीएफ का, सबको याद है? बोलो डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला के एफ इंटू, बेहतरीन, क्या मोलैलिटी का फॉर्मूला याद है? बोलो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, बोलो यार, नंबर ऑफ अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन, बोलो डन। यहां बर्फ का मास रखते हो कि पानी का? यहां बर्फ का मास रखते हो कि पानी का? अगर डेल्टा टीएफ माना ये, डेल्टा टीएफ माना, डेल्टा टीएफ माना ये, क्या तो यहां रख दूंगा -3, यहां क्या लिखूंगा? तो बताओ मैं सॉल्वेंट का वेट 1 किलो लिखूंगा कि 900 लिखूंगा? क्या लिखूंगा? कुछ समझे? यानी ऐसे सवालों में जो भी टेम्परेचर दिया होगा उसे आप अपने आप में एक उसका टेम्परेचर मान लेना और उस टेम्परेचर के हिसाब से निकालना सॉल्वेंट का वेट। क्या निकालना? मुझे बताओ, अगर मैं आज यहां पे 3 बराबर लिख देता हूं के एफ इंटू एनबी अपॉन डब्ल्यू ए, सॉल्व करूंगा तो डब्ल्यू ए की वैल्यू कितनी आएगी? 3 रख दिया, डब्ल्यू ए कितना आएगा? कितना आएगा? कितना आएगा? ऐसा सोचो, ऐसा। आज डेल्टा टीएफ रखा 0.2, कितना रखा? और फिर निकालूंगा सॉल्वेंट का वेट। क्या निकालूंगा? और मान लो सॉल्वेंट का वेट आया 900, कितना आया? तो आप लेके कितना चले थे, लेकिन सॉल्वेंट कितना आया? इसका क्या मतलब है? 100 ग्राम बर्फ जम चुकी है। जो कहने वाला हूं कह दूं क्या? ऐसे सवालों में जो भी टेम्परेचर दिया होगा उसे फ्रीजिंग पॉइंट मानना नहीं है, उसे बस एक टेम्परेचर मानना है। फ्रीज होना तो पहले ही शुरू हो चुका हो। इस टेम्परेचर के हिसाब से सबसे पहले सॉल्वेंट का वेट निकालना, चेक करना इससे कितना डिफरेंस है, जो डिफरेंस है वही जमी हुई बर्फ है। चलेगा? समझाता हूं, लेट मी कंप्लीट। आज मुझे बताओ डेल्टा टीएफ की वैल्यू कितनी थी? चेक करो, चेक करो, डेल्टा टीएफ कितना था? क्या मैं फॉर्मूला लगा दूं? सबका ध्यान बोर्ड पे। डेल्टा टीएफ बराबर के एफ इंटू, किसी को लिखना नहीं है, डेल्टा टीएफ कितना, के एफ कितना, मोलैलिटी लिख रहा हूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वेट इन ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर मास, वेट इन ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास, यूरिया का, सुक्रोज का, याद है? तो आज मैंने रखा 18/180 और यहां से मैं सॉल्वेंट का वेट निकाल लूं, बोलो चलेगा? मैं ये सोच रहा हूं जब ये वाला टेम्परेचर होगा तो कितना पानी बचा है। क्या सोच रहा हूं? जब ये वाला तो कितना पानी, बोलो बोलो, जब ये वाला तो कितना पानी। नाइस। क्या मैं इसको सॉल्व कर लूं? जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो मुझे करने दो, सॉल्व करने पे ये लगभग लगभग आता है 0.93 केजी। 0.93 यानी कितना ग्राम? 900। अरे रुको रुको, मतलब जब ये वाला टेम्परेचर है तो पानी कितना बचा है? कितना लेके चले थे? बाकी आप समझदार हैं। 70 ग्राम बर्फ। कर लोगे ऐसे सवाल? एक लाइन लिखो, ये लिखा लिया था, देखना। ऐसे सवालों में एक लाइन लिखो, ऐसे सवालों में जो भी टेम्परेचर गिवन हो, विश्वास उठ गया लिखने से बेटा? ऐसे सवालों में 2 पेपर हुए नहीं, विश्वास उठ गया। ऐसे सवालों में जो भी टेम्परेचर गिवन हो उसके करेस्पॉन्डिंग, उसके करेस्पॉन्डिंग सबसे पहले सॉल्वेंट का वेट कैलकुलेट करें। सबसे पहले सॉल्वेंट का वेट कैलकुलेट करें। ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट में आप खुद से सॉल्यूशन लिखना, बिना बोर्ड पे देखे हुए। देखता हूं आप समझे कि नहीं समझे। खुद से सॉल्यूशन करो। ये इस प्रोफाइल के सबसे अच्छे सवाल माने जाते हैं, लेकिन बहुत आसान है। बस दिमाग में कंसेप्ट सेट कर लो कि जो भी टेम्परेचर है उसे सॉल्वेंट का वेट निकालूंगा और फिर माइनस करके बर्फ जो बता दूंगा। तो जब आप घर जाना इस बार और आपके छोटे भाई बहन अगर आइसक्रीम जमाने की कोशिश करें
तो आप टेम्परेचर देख के बता देना कितनी बर्फ जमी है। नहीं समझे? टेम्परेचर बताएंगे, अच्छा -3 हो गया, निकालो जरा कटोरी। तो आप पहले पानी का मास देख लेना, चीनी का मास देख लेना और बता देना इतनी बर्फ जमी होगी। अरे हेलो, वो भी ताज्जुब मानेगा, अच्छा पढ़ के आए हो। जब दिवाली में जाना, अब ये मत कहना ठंड में आइसक्रीम नहीं खाते। लिख लिया होगा, आंसर आ गया। तो बताइए जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आंसर सॉल्वेंट कितना आ रहा है? देखना, मुझे ऐसा याद है, शायद मुझे गलत याद हो, चेक कर लो। नहीं नहीं, मुझे गलत याद है, चेक करो, चेक कर लो एक बार। सही है, ठीक है। मतलब कितना भी बोलूं आप सॉल्व नहीं करोगे, है ना? एक बार तो सर आपने लिख दिया, अब हम सॉल्व क्यों करें? तो सॉल्व करने पे आता है 930 ग्राम, यानी कि आपसे पूछा है कैलकुलेट अमाउंट ऑफ आइस सेपरेट आउट। तो आइस सेपरेट आउट, आइस इज इक्वल टू 1000 माइनस 930। अरे भाई साहब 70 ग्राम बर्फ जम चुकी है, क्या समझे? अभी 70 ही जमी है, पूरा जमाने के लिए टेम्परेचर और घटाना पड़ेगा। इज दिस क्लियर? प्यारे बच्चों आओ एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं, करें? करें? आज आपका मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हो गया और आप मेडिकल कॉलेज में बैठे हैं, इमेजिन करो। अब इतने संघर्षों के बाद मेडिकल कॉलेज पहुंचे थे, तो थोड़ा छुट्टियों वाला दिन चल रहा था, है ना? आप अकेले बैठे बैठे बोर हो रहे थे। आपके मेडिकल कॉलेज में एक एक्सपेरिमेंटल मेथड का बर्कले एंड हार्टले का पूरा सेटअप लगा था। बर्कले हार्टले सुना है? उससे फोर्स निकालते हैं। उससे क्या निकालते हैं? क्या निकालते हैं? तो जल्दी बोलो, इतना समय लगा रहे हो। हाँ, तो आपके मेडिकल कॉलेज में, आप जिस भी कॉलेज में थे, वहां बर्कले एंड हार्टले का पूरा सेटअप लगा था और आप उससे ऑस्मोटिक प्रेशर निकाल सकते थे, मान लो, मान लो। तो आप खाली बैठे बैठे बोर हो रहे थे, बोले यार चेक करता हूं मैंने जो पढ़ा वो सही था गलत था, है ना? तो आज आपने क्या किया, आपने लिया एक सॉल्यूशन। क्या लिया? फील करिएगा, मुद्दे पे आ रहा हूं। आपने लिया एक सॉल्यूशन, क्या लिया? और आज आप चीनी नहीं मिलाए, बोले सर हमेशा चीनी मिलाते थे यार, बहुत हुआ, आज मैं नमक मिलाऊंगा। क्या मिलाऊंगा? आज आपने चीनी नहीं मिलाया, क्या मिलाया? नमक। और नमक मिला के आपने इसका ऑस्मोटिक प्रेशर निकाला कागज में, आपने फॉर्मूला लगाया पाई बराबर CRT, और आपने फॉर्मूला लगाया, वैल्यू सारी पुट करी, ऑस्मोटिक प्रेशर आपने निकाला 2 ATM। कितना निकाला? आपकी कैलकुलेशन थी 2 ATM आया। फिर आपने कहा चेक कर लूं जो सर ने फॉर्मूला पढ़ाया वो सही है गलत। तो आपने क्या किया, बर्कले एंड हार्टले मेथड में इस पूरे सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर निकाला, और जैसे ही आपने ऑस्मोटिक प्रेशर बर्कले एंड हार्टले मेथड से एक्सपेरिमेंटल तरीके से निकाला, वैसे ही इसका ऑस्मोटिक प्रेशर आया 4 ATM। आप घबराए नहीं, ऐसा आपके साथ हमेशा होता था। जो निकालते थे कुछ और ही आता था, बोले ये तो नॉर्मल है, इसमें क्या है, हाँ या ना? फिर आपने कहा एक बार अपना कैलकुलेशन चेक कर लूं। क्या चेक कर लूं? कुछ गड़बड़ तो नहीं है? तो आपने कैलकुलेशन चेक किया, आपने कैलकुलेटर से सॉल्व किया, और आपने जब दोबारा सॉल्व किया तब भी 2 ही आ रहा था, और जब एक्सपेरिमेंट से किया तो फिर थोड़ा आपको अजीब तो लगा, पर कहा हो सकता है कुछ गड़बड़ हो गई हो, एक्सपेरिमेंट है, होता रहता है। फिर आपने दूसरा सॉल्यूशन लिया, क्या लिया? अब आपने इसमें नमक की मात्रा दुगनी कर दी, नमक की मात्रा। फिर आपने ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला लगाया, पाई बराबर CRT। फिर सारी वैल्यू रखी, फिर सारा सॉल्व किया, ऑस्मोटिक प्रेशर आया 4 ATM। कितना आया? आपको अपने ऊपर डाउट तो आ ही चुका था, ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, हाँ या ना? फिर आप गए बर्कले एंड हार्टले के पास, किसके पास गए? तो पूरा का पूरा जो सेटअप था, जो इंस्ट्रूमेंट था, उसमें आपने सॉल्यूशन डाल दिया, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर आया, और ऑस्मोटिक प्रेशर आया 8 ATM। कितना आया? अब आपको थोड़ा बेचैनी हुई, यार ये क्या हो रहा है? मैं सोचता हूं 2, पाता हूं, मैं सोचता हूं, पाता हूं। आपने कैलकुलेटर से रीचेक किया तब भी यही हो रहा था। अब आपने कहा बहुत हुआ, आपने मुझे लगाया फोन, सर सिलेक्शन तो हो गया सर, मगर लगता है कुछ गड़बड़ हो गया, उस साल ऑस्मोटिक प्रेशर सवाल आया नहीं था सर। अरे हाँ या ना? आपने कहा सर मैं जब सोचता हूं 2 तो पाता हूं 4, मैं जब सोचता हूं तो पाता हूं, मैं जब सोचता हूं 4 तो पाता हूं। सर ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने भी कहा बेटा यही तो जीवन का सच है, यही तो जीवन का। हमने जो सोचा वो कहां पाया? हमने जो सोचा वो, हम जो सोचते हैं क्या वो पाते हैं? आपने कहा बात तो सही है सर।
पर सर इन बातों का मेरी इन बातों से क्या मतलब है, हाँ या ना? भाई मैंने कहा हम जो सोचते हैं वो पाते हैं, तुमने जो सोचा वो नहीं पाया, कभी ज्यादा तो कभी। फिर मैंने किस्सा सुनाया, मैंने कहा याद करो वो दिन जब आप स्कूल जाते थे, याद करो जब छोटे थे, अरे याद करो 100 नंबर का पेपर होता था, याद करो 100 में 100 करके आते थे, याद करो सोचते थे 100 में 100 पाऊंगा, याद करो कॉपी चेक होगा आती थी पाते थे 50, याद करो। अरे बोलो ना। मैंने कहा याद करो वो दिन बचपन से हो रहा है आपके साथ, घबरा क्यों रहे हो? सोचते थे 100 पाते थे। अरे बोलो ना। फिर वो बच्चा हो गया बड़ा, मान लो अब उसका पेपर होने लगा 200 नंबर का। किसका होने लगा? वो पेपर देने गया, पेपर में 200 से 200 करके आया, कोई छोड़ता ही नहीं था, हर सवाल लिख के आता था, 4 लाइन जगह 5 लाइन सप्लीमेंट्री शीट भरता था। याद है वो बच्चा? वो बच्चा होगा ना यहाँ पे? तो वो बच्चा जो 200 में 200 करके, यार जो मेडिकल तैयारी कर रहा, पढ़ने वाला तभी तैयारी कर रहा है, और जो पढ़ने वाला वो कॉपी तो भरता था, हाँ या ना? वो 200 में 200 करके आया, कितना करके आया? कॉपी चेक हुई, फिर उसके नंबर आए 100। कितने आए? कितने आए? कितने आए? कभी टीचर को ब्लेम किया, कभी पेपर को ब्लेम किया, अपने में कमी कभी थी ही नहीं, मुझ में कोई कमी है क्या, है ना? फिर आप और बड़े हुए, अब आपका पेपर होने लगा 500 का। किसका होने लगा? अरे 12वीं में 5 सब्जेक्ट 500 नंबर, याद है कि नहीं याद है? ऐसा पूरा हर सब्जेक्ट एकदम पूरा 100 नंबर करके आया, लेकिन नंबर आए कितने आए? 250। अरे हाँ या ना? अब मैं 400 बोल दूंगा तो परसेंट निकालने में जोर आएगा फिर आपको, हाँ? तो ऐसा नंबर ले रहा हूं जैसे आप परसेंट निकाल लो, 100 का 50 कितना परसेंट? 200 का 100, 500 का 250, 50 चलेगा। अब वो बच्चा बहुत बड़ा हो चुका है, अब वो बच्चा एक पेपर देने जा रहा है जो टोटल है 720 का। कितने का? 700। वो पेपर देने गया, पेपर दे के आया, मैंने उससे पूछा बेटा कितने में कितना करके आए? बोले पूरा किया, सारे गोले भरा हूं, एक भी गोले नहीं छोड़ा। अरे हाँ या ना? ऐसा करते हैं क्या? है कुछ तो ऐसे सर लास्ट में कर देता हूं ये भी, भगवान बचा लेना। हाँ सर 4-5 ऐसे हो जाते हैं, 4-5 अपनी किस्मत के नाम पे, 4-5 दोस्त के नाम पे करके 15-20 कराता हूं, है ऐसा होता है क्या? अब वो बच्चे से मैंने पूछा कितने में कितने किया, उसने कहा 720। कितना कहा? अब मुझे पता था इसके साथ बचपन से ऐसा हो रहा है, हाँ या ना? अब मुझे पता करना था इस बच्चे के एक्चुअल नंबर कितने हैं, एक्चुअल नंबर कितने। मैंने उस बच्चे के लिए एक फैक्टर बनाया, फैक्टर का मतलब है एक मैथमेटिकल नंबर है, और इस फैक्टर का मैंने नाम रखा टीएनएम फैक्टर। क्या नाम रखा? मैंने उस बच्चे के लिए एक फैक्टर बनाया, उसका नाम रखा टीएनएम फैक्टर। मैंने कहा बेटा आपका टीएनएम फैक्टर, सर ये क्या होता है? मैंने कहा जो टीएनएम फैक्टर है उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, पाया बटे सोचा। क्या फॉर्मूला है? पाया बटे। सर क्या मतलब? मैंने कहा याद करो बचपन में आप कितना सोच के आते थे? 100, और पाते कितना थे? 50। तो मैंने कहा आपका टीनम फैक्टर है 50/100, बोले तो हाफ। कितना है? कितना है? कितना है? अच्छा एक जादू देखना, क्या मैंने उस बच्चे का फैक्टर बना लिया, और फैक्टर की वैल्यू कितनी है? हाफ। अब थोड़ा मैथमेटिक्स लगाओ, ये है हाफ और ये है पाया और ये है, तो अगर मुझे सोचा पता तो क्या मैं पाया बता दूंगा? बस सोचा को फैक्टर से मल्टीप्लाई तो करना है, बोलो ना। आज वो बच्चा कितने नंबर का पेपर करके आया, और उसका टीएनएम फैक्टर कितना है? कितना है? कितना है? तो क्या आप उसका पाया नंबर बता दोगे? उसका पाया नंबर होगा 720 इंटू हाफ, बोलो कितना? 360, हाँ या ना? कुछ समझे क्या? कुछ समझे क्या? मैंने कहा बेटा ऐसा बचपन से हुआ है, हमने जो सोचा वो नहीं, कभी ज्यादा तो कभी, हालांकि यहां कमी पाया लेकिन कभी और ज्यादा भी तो पाते थे बचपन में। कई बार टीचर को एक सवाल चेक करना भूल जाते थे, नहीं बताऊंगा ये फालतू में कट जाएंगे नंबर, ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, हा? खैर कभी ज्यादा तो कभी कम पाया, लेकिन आज हम इस काबिल हैं कि टीएनएम फैक्टर की मदद से हम जो पाते हैं और हम जो सोचते हैं वो दोनों में एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर पाए, बोलो हाँ या ना? अरे बोलो ना। आप कितना सोच रहे थे? 720, और पा कितना रहे हैं? 360, और उसके लिए आपने किसका सहारा लिया? फैक्टर। अरे बोलो। कुछ ऐसा ही आज कंसेप्ट यहां होने वाला है, हम सोचते कितना है? 2, पाते कितना है? हम सोचते कितना है, पाते कितना है? असलियत ये है कि ये है, अरे एक्सपेरिमेंट से आया था, असलियत है। असलियत ये है कि ये है सोचा और ये है सोचा और ये है। आप क्या चाहते हो? आपकी थ्योरी ऐसी हो कि जो असलियत से दूर हो कि असलियत के करीब हो?
लेकिन हमारी जो थ्योरी है उससे तो सही आंसर आ ही। मुझे ये तो समझ में आया कि अगर मुझे मेरी थ्योरी को सही बनाना है मुझे किसी फैक्टर का सहारा लेना। मैं क्या सिखाने वाला हूं, कॉपी में डालिएगा नेक्स्ट हेडिंग एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉपी में डालिएगा नेक्स्ट हेडिंग एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। बोले तो एसीपी, एसीपी एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। उस कहानी को भूल मत जाना, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। सबसे पहले मैं दो तीन शब्दों का मतलब बता दूं। एक शब्द बार बार बोलूंगा मैं सीसीपी, और एक शब्द बोलूंगा ओसीपी। सीसीपी का फुल फॉर्म होगा कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। लिखो, लिखो, कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिसे मैं कोड लैंग्वेज में बोलूंगा सोचा। कैलकुलेशन किया मतलब सोचा। इसे ही हम लोग थ्योरेटिकल भी बोलते हैं। आप जो कागज में निकाल रहे हैं वो थ्योरेटिकल है, यानी वही सोचा है, यानी वही कैलकुलेटेड है। और ओसीपी को मैं बोला करूंगा ऑब्जर्व्ड। क्या बोला करूंगा? ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इतना तो हर बच्चा समझ चुका है कि जो ऑब्जर्व्ड है वही असलियत है, वही रियल है, वही एक्सपेरिमेंटल है। मेंटल नहीं, एक्सपेरिमेंटल। अरे हाँ या ना? ओसीपी यानी ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। मेरी कोड लैंग्वेज में ये सोचा कि पाया, ये है पाया। और ऊपर वाला हमने जो सोचा, हमने जो, हमने जो, हमने जो, और हमने जो पाया, हमने जो, हमने जो, सबका ध्यान चाहिए, हमने जो, हमने जो, जब दोनों सेम नहीं आया हमने कहा यही तो अब नॉर्मल है। क्या है ये? एबनॉर्मल क्या होता है? जो हमारे हिसाब से नहीं है। हमारे हिसाब 100 में 100 आने थे, 50 आए, हट बेकार पेपर था। एबनॉर्मल है। नीट 2025 ये कोई पेपर होता है? जो हमारे हिसाब से ना हो वो बेकार है। अरे नीट 2025 के बाद कितने विवाद हुए। ऐसा पेपर आता है नीट का? किसने कहा ऐसा नहीं आता? आपकी सोच के हिसाब से नहीं हुआ था, अब नॉर्मल है। जो आपके सोच के हिसाब से हो वही नॉर्मल है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एबनॉर्मल? जो आप सोच रहे हैं वो नहीं है, वही अब नॉर्मल है। हमने जो सोचा, हमने जो, हाथ कहां रखा देखो, हमने जो, शब्द नहीं याद होंगे तो मेरी भाषा समझ में नहीं आएगी। हमने जो सोचा क्या है? कैलकुलेटेड की ऑब्जर्व? शॉर्ट फॉर्म बोलो, सीसीपी ओसीपी। सीसीपी सोचा, थ्योरेटिकल, थ्योरेटिकल। कुछ सवाल पूछूंगा बताना, ठीक? वो जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उसकी बात कर रहा हूं। दो एटीएम, सीसीपी की ओसीपी। दो एटीएम, दो एटीएम, चार एटीएम, 100 नंबर, 100 नंबर, 50 नंबर, 720, 360। अब एक्सपेरिमेंटल थ्योरेटिकल बोलना है, ठीक? 100 नंबर, 100 नंबर, आप भी बोलो 100 नंबर। नहीं बोलते हो, मत बोलो। 100 नंबर, 50 नंबर, 50 नंबर, चार एटीएम, पहला वाला, पहला वाला, चार एटीएम, दो एटीएम, सीसीपी ओसीपी। लिखना नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन सीसीपी इज नॉट इक्वल टू ओसीपी, व्हेन सीसीपी इज नॉट इक्वल टू ओसीपी, it is known as, it is known as ACP. When CCP is not equal to OCP, it is known as ACP. हमने जो सोचा और हमने जो पाया, अगर दोनों इक्वल नहीं है हमने उसे ही क्या बताया? ACP यानी कि एबनॉर्मल। चलेगा? चलेगा। एक बच्चा मुझसे कहता है सर, क्या कहता है? हमने जो सोचा और हमने जो पाया, आखिर वो इक्वल क्यों नहीं? आखिर वो इक्वल, भूल मत जाना ये सीपी है और सीपी का सारा खेल नंबर से है। किससे है? किससे है? नंबर ऑफ पार्टिकल बदलेगा तो सीईपी, नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेगा तो सीईपी, नंबर ऑफ पार्टिकल घटेगा तो सीईपी। आप जब तक चीनी मिलाते थे, एक मोल चीनी मिलाते थे, आपने हाथ में एक मोल चीनी लिया, और जब अंदर जाके जाएगा तो चीनी का एक मोल ही मिलेगा। लेकिन जब आपने नमक का एक मोल लिया और अंदर गया तो नमक अपने आयंस में टूट गया।
एक मोल NaCl में से 1 मोल Na+ मिलेगा, 1 मोल Cl- मिलेगा। आपको लग रहा था आपने 1 मोल मिलाया है, लेकिन अंदर जाके तो क्या अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल बदल गए? तो क्या Cp बदलेगा? यानी हमने जो सोचा, हमने जो पाया, वो सेम नहीं आया, क्योंकि हमने जितना मिलाया अंदर जाके कुछ और हो गया। अरे आप सोचते थे 100 नंबर पाते थे 50, क्योंकि आप जो लिख रहे थे वो गलत था। अरे सिंपल सी बात है, हाँ या ना? आप जो सोच रहे हो भाई क्यों नहीं पा रहे हो? क्योंकि आप सोच रहे हो 1 मोल, अंदर हो रहा है 2 मोल, तो आंसर 2 मोल से आएगा कि 1 मोल से? अरे तुम मिला रहे हो 1 मोल, लेकिन अंदर कितने हो गए? बोलो डन। नीचे लिखना स्टार बना के, YCCP इज नॉट इक्वल टू OCP। आखिर ऐसा क्यों होता है? YCCP is not equal to OCP because solute particle because solute particle inside the solution because solute particle inside the solution either dissociate, या तो टूट जाते हैं, either dissociate either dissociate, जिसे मैं शॉर्ट फॉर्म में बोलूंगा डिसो। क्या बोलूंगा? either dissociate और एसोसिएट, या तो टूट जाते हैं या तो जुड़ जाते हैं। एसोसिएट को बोलूंगा एसो, इधर डिसो और एसो। हेंस नंबर ऑफ पार्टिकल चेंजेस, हेंस नंबर ऑफ पार्टिकल चेंजेस, हेंस नंबर ऑफ पार्टिकल चेंजेस एंड हेंस सीपी चेंजेस, एंड हेंस सीपी चेंजेस। मन में सवाल और हर सवाल का जवाब, यही हमारा पढ़ने का तरीका है। मैंने कहा हमने जो सोचा वो नहीं पाया। सर हमने जो सोचा वो क्यों नहीं पाया? क्योंकि हमने जितना मिलाया अंदर उतना नहीं आया। कभी हो गया डिसो तो कभी हो गया, नंबर ऑफ पार्टिकल बदलेगा तो सीपी भी। लेकिन हमें हमारी थ्योरी को ऐसे बनाना है, हमें हमारी थ्योरी को ऐसे कि हम जो सोचे वही पाए। हाँ हमें पता है कि CCP इज नॉट इक्वल टू, लेकिन मुझे मेरे कंसेप्ट ऐसे बनाने हैं कि हम जो सोचे वही एक्सपेरिमेंट में। तब तो हमारे कंसेप्ट का मतलब है, अरे बोलो ना। अब हमने मार्केट में इंट्रोड्यूस किया एक फैक्टर को जिसका नाम रखा वांट ऑफ फैक्टर। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, टू एस्टैब्लिश, लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, टू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप, टू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन OCP and CCP, to establish relationship between OCP and CCP, we introduced a new factor, we introduced a new factor, we introduced a new factor known as want of factor। इस फैक्टर का नाम रखा want of factor। अलग से हेडिंग डालिएगा want of factor, अलग से हेडिंग डालिएगा want of factor। इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है आई। क्या है मेरे बच्चे? क्या कोई महाराष्ट्र से है? महाराष्ट्र में आई किसे कहते हैं? माँ को। किसे कहते हैं? ये माँ, समझते हैं माँ? ये है want of factor। बोले तो बिना आई के हमारी दुनिया, अरे बोलो ना, बिना आई के हमारी दुनिया। समझिएगा ये है क्या? एक फैक्टर। ये फैक्टर हमने क्यों बनाया? टू एस्टैब्लिश द, सब आपके सामने लिखा, पढ़ना है बस। टू एस्टैब्लिश द बिटवीन OCP एंड OCP। पाया कि सोचा? पाया कि सोचा? फिर से, पाया कि सोचा? सोचा, पाया, सोचा, पाया, सोचा, पाया। कैलकुलेटेड, थोड़ा फील करो ना, कैलकुलेशन कागज में, सोचा ऑब्जर्व एक्सपेरिमेंट में, पाया। चलेगा? मुझे बताओ जब हमने टीएनएम फैक्टर बनाया था तो पाया अपॉन सोचा किया कि सोचा अपॉन पाया? पाया अपॉन, तो हमने बनाया आई। क्या बनाया? पाया अपॉन ऑब्जर्व अपॉन,
फिर से बेटा, ऑब्जर्व अपॉन, तो हमारा फॉर्मूला बन गया आई बराबर OCP बाई CCP। क्या बोला सर ने? आई बराबर OCP बाई, बच्चे कंफ्यूज होते, सर ऊपर सी है कि ऊपर ओ है? सो सिंपल, IOC। क्या बोला सर ने? नहीं समझे? क्या समझे? ऊपर है ओ कि ऊपर है सी? लिख रहे हैं फर्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट, आई बराबर OCP बाई CCP। हम सबके सामने आ चुका है आई का पहला फॉर्मूला, OCP बाई CCP। अरे सुनो ना, ये जो CP होता है, क्या ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है? क्या ये रिलेटिव नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करता है? अगर सॉल्वेंट कर दूं फिक्स, तो क्या ये नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करता है? अरे यार, याद आया? हाँ, उसके लिए सॉल्वेंट फिक्स होना। मैं कुछ कहने वाला हूं, कह दूं क्या? कह दूं क्या? CP इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल। तो OCP यानी ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। और CCP कह दूंगा कैलकुलेटेड नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। क्या मैं आई का एक और फॉर्मूला बना लूं? आई बराबर O नंबर बाई C नंबर। क्या बोला सर ने? आई बराबर, लिखो लिखो, भूल जाओ तो IOC बोलो, चलेगा? आई बराबर O नंबर बाई, आओ एक सवाल सोचते हैं। हमने लिया 100 पार्टिकल, हमने लिया, अंदर जाके हो गए 300, अंदर जाके हो गए, तो O नंबर कितना है? O नंबर, C नंबर, तो आई बोलो 300 बटे 100, कितना? 3। आ गया आई। कठिन है क्या? क्या जो नंबर होता है वो मोल के प्रोपोर्शनल होता है? नंबर मोल के प्रोपोर्शनल है। ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे तो ज्यादा मोल होंगे। एग्री? यानी मैं आई का एक और फॉर्मूला बना लूं, ओ मोल, ओ बाई C फॉर कैलकुलेटेड, O फॉर, लिखो जरा आई का एक और फॉर्मूला, आई बराबर O मोल बाई C मोल। बोलो डन। कितना आसान है। अरे सुनो ना, क्या सबको मोल का फॉर्मूला याद है? अरे नहीं याद है? याद है क्या? मोल का वेट वाला फॉर्मूला बोलो, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वेरी वेरी गुड बॉयज, जरा सुनिएगा, नंबर ऑफ मोल मॉलिक्यूलर वेट के डायरेक्टली है कि इनवर्सली? अरे वाह, जरा एक बात बताना, क्या नंबर ऑफ मोल मॉलिक्यूलर वेट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? कैसा प्रोपोर्शनल है? कैसा है? कैसा है? यानी मैं कह दूं ओ मोल बाई सी मोल, तो मॉलिक्यूलर वेट का फॉर्मूला बोलो, सी मॉलिक्यूलर वेट बाई ओ मॉलिक्यूलर वेट। अरे ठीक है, लिखो अगला फॉर्मूला आई का, आई के रूप अनेक, आई के, मैं इधर लिख रहा हूं सी मॉलिक्यूलर वेट बाई ओ मॉलिक्यूलर वेट। तो बच्चा ऐसे याद कर सकता है कि हर फॉर्मूले में आईओसी था, बस मॉलिक्यूलर वेट के लिए सी मॉलिक्यूलर वेट अपॉन सी मॉलिक्यूलर वेट अपॉन, बोलो ठीक है? ठीक है। अरे सुनो ना, हमने OCP और CCP के बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने के लिए एक फैक्टर बनाया जिसका नाम रखा वांट ऑफ फैक्टर, बोले तो आई। और आई का एक सिंपल सा फॉर्मूला है OCP बाई O नंबर बाई O मोल बाई मॉलिक्यूलर वेट, बोलो C मॉलिक्यूलर वेट अपॉन, C फॉर कैलकुलेटेड, सोचा कि पाया, थ्योरेटिकल एक्सपेरिमेंटल, थ्योरेटिकल, O फॉर ऑब्जर्व, थ्योरेटिकल एक्सपेरिमेंटल, सोचा कि पाया। शब्द याद होंगे, सवाल समझ में आएगा। ठीक है, बढ़ूं आगे? अरे बढ़ूं आगे, जरा देखना मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे कहता हूं आई का फॉर्मूला, तो आप सब मुझे कहेंगे, सबका ध्यान बोर्ड पे लिखना नहीं है, आप कहेंगे आई का फॉर्मूला OCP बाई, हाँ ठीक है, नंबर दोगे तो नंबर लिख लेंगे, मोल दोगे तो मोल लिख लेंगे, मॉलिक्यूलर वेट दोगे मॉलिक्यूलर वेट लिख लेंगे, लेकिन असली तो ओरिजिनल यही है, OCP बाई, ये क्या है मेरे बच्चों? वांट ऑफ, और OCP मतलब असली, और CCP मतलब असली की नकली? ये है पाया, ये है, और ये है
क्या आज हम इस काबिल हैं? हम जो सोचेंगे, हम जो वही, हम जो वही, बस हमें आई का सहारा लेना। नहीं समझे? क्या आप बातों को समझ पा रहे हैं? हम जो और हम जो, क्या हम आई की मदद से हम जो सोचे हम जो पाए दोनों में रिलेशन बना पाए हैं? अब हमारी दुनिया में कौन है? आई। कौन है? बिना आई के अब हमारी दुनिया नहीं। क्या बोला सर ने? बिना आई के अब हमारी। समझिएगा, क्या आप सबको चारों सीपी के फॉर्मूले याद हैं? सीपी के फॉर्मूले? नहीं नहीं। सीपी फॉर कॉलिगेटिव। इतनी बार बुलवाता हूं सब याद हो जाएगा। जो बच्चे कभी नहीं बोलते ना, कभी तो बोलो भाई। कल नहीं बोले आज तो बोलो। सर मैं आखिरी दिन के लिए बचा के रखा हूं, ऐसा तो नहीं है? सीपी का फुल फॉर्म? वेरी गुड। ये क्या लिखा बच्चे? ओ सीपी। ये क्या है? सी सीपी। सुनो सुनो सुनो, मैं लिख रहा हूं आरएलवीपी का फॉर्मूला, सबको याद है? ईबीपी का फॉर्मूला याद है? कोई लिखना नहीं। डीएफपी का फॉर्मूला याद है? ऑस्मोटिक प्रेशर फॉर्मूला याद है? जो पूछू बताना, ठीक है? सबसे पहले आप मुझे ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला बता दो। पाई बराबर सी आर टी। क्या बात है? डीएफपी का फॉर्मूला बोलो। डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू एम। नाइस नाइस। ईबीपी डेल्टा टीबी बराबर के बी इंटू एम। डन। आरएलवीपी पी ए नॉट माइनस पी एस अपॉन पी ए नॉट बराबर। क्या बात है, परफेक्ट। ये जो आप कर रहे हो, क्या यही आपका थ्योरेटिकल है? क्या इसी से आप ऑस्मोटिक प्रेशर निकाल रहे थे? क्या इसी से 2 एटीएम पा रहे थे? ये सोचा था कि पाया था? ये क्या था? हम जो सोचते हैं हम जो पाते हैं को बना सकते हैं बस किसका सहारा? अब आई आई, अब आई, अब आई, अब आई। बस आप आई का सहारा लीजिए, अब जो सोचेंगे वही पाएंगे। अब आपका जो थ्योरेटिकल फॉर्मूला है वो हो चुका है एक्सपेरिमेंटल। नहीं समझे? सारी कहानी का सार है। आपने जो पहले फॉर्मूला याद किया उसको भूल जाओ। भूल गए? अब सभी फॉर्मूले में लगा दो आई। क्या लगा दो? मतलब ऐसे समझो, आधा पहले याद कराया, आधा अब याद हुआ, अब हो गया पूरा। हर फॉर्मूले में कौन है? बोलो। ईबीपी का फॉर्मूला डेल्टा टीबी बराबर आई इंटू के बी इंटू एम। डीएफपी का फॉर्मूला आई इंटू के एफ इंटू। अब एक बच्चा मुझसे कहता है सर, क्या कहता है? अगर आई पहले थी तो आपने बिना आई के सवाल कैसे करा दिया? अरे लाला, आई उस समय अदृश्य रूप में थी। आई की वैल्यू थी 1। कितनी थी? मतलब आई तब भी हमारे साथ थी मगर नजर, क्योंकि आई तो हमेशा हमारे साथ है। अरे हाँ या ना? लेकिन अब नजर आने लगी क्योंकि अब हम घर पहुंच गए हैं ना। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, न्यू फॉर्मूला ऑफ सीपी। बस 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 लिखिए, बोलना नहीं। आपको ऐसा लगेगा बोलना है, बोलना नहीं। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, न्यू फॉर्मूला ऑफ सीपी। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, न्यू फॉर्मूला ऑफ सीपी। न्यू फॉर्मूला ऑफ सीपी। न्यू फॉर्मूला ऑफ सीपी। जैसा बोर्ड लिखा लिख लेंगे। एक छोटा सा एक्स्ट्रा कंसेप्ट बता रहा हूं, हालांकि अपने नीट में जरूरत नहीं पड़ती है मगर बता देता हूं। ईबीपी डीएफपी ओपी में कोई समस्या नहीं आती। समस्या आती है आरएलवीपी में, अगर सवाल बना तो। समस्या कैसे आती है कि बच्चा यहां आई तो लगा देता है, फिर वो भूल जाता है कि वहां आई किधर लगाऊं। तो प्यारे बच्चों, पी ए नॉट माइनस पी एस अपॉन जो पी ए नॉट होता है, इसका फॉर्मूला एक्सबी, और एक्सबी को हम लिखते हैं एनबी अपॉन एन ए प्लस एनबी। एनबी अपॉन एन ए प्लस एनबी। एनबी अपॉन एन ए प्लस एनबी। तो कई बार वो आपको मोल देगा, और जब मोल देगा और आई लगाना होगा तो याद रखना, आई अब होल में नहीं लगता, आई केवल लगेगा सॉल्यूट में, क्योंकि टूटता केवल सॉल्यूट है, पानी नहीं टूटेगा, NaCl टूटेगा। तो याद रखना है कि जब कभी आरएलवीपी के सवाल करें और अगर सॉल्यूट के मोल दे दे तो आई लगेगा सॉल्यूट के साथ, सॉल्वेंट के साथ नहीं लगेगा। बस एक कंसेप्ट एक्स्ट्रा याद रखना है। तो देखा जाए तो जैसा सवाल आप कल कर रहे थे, डिक्टो सेम सवाल होंगे, बस फर्क इतना होगा अब साथ में कौन होगा? आई। यानी अगर मैं आपको आई निकालना सिखा दूं, आई निकालना सिखा दूं, फिर तो सारे सवाल कल जैसे ही है। बस अब सारा खेल कहां आके थम चुका? आई निकालने का। हाँ या ना? तो अब आई निकालना मैं आपको सिखा देता हूं और फिर करेंगे बैक टू बैक सिलसिला सवालों का।
क्या किसी को लाल रंग दिखाई नहीं दे रहा? सुनने में आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे? अच्छा अच्छा, मुझे लगा आप कहेंगे सर को कैसे पता चला। लिख लिया होगा। पेपर का रिजल्ट आ गया? रिजल्ट आ गया। आप जब क्लास में बैठा करें मोबाइल वोबाइल साइलेंट रखा करें। मैं खुद साइलेंट कर देता हूं, वहां मोबाइल रख देता हूं, आप क्यों नहीं रखते? आप अपने बस्ते में रख दीजिए साइलेंट करके। मतलब ऐसे है, मोबाइल ऐसे पास रहता है कि भाई साहब से कितनी बड़ी बिजनेस डील हो रही हो है। लिख लिया होगा। चलिए तो प्यारे बच्चों, अब सारा खेल कहां आके थम चुका है? आई पे। तो कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट कैलकुलेशन ऑफ आई। कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट कैलकुलेशन ऑफ आई। अब थोड़ा सा पहले आई को ढंग से समझते हैं और फिर टॉपिक में लौट के आएंगे, राइट? अरे राइट, आओ समझे आई को। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट कैलकुलेशन ऑफ आई। आई बोले तो वांट ऑफ फैक्टर, कैलकुलेशन ऑफ आई। ये बस एक फैक्टर है, एक गणितीय नंबर है। ये कोई फिजिकल चीज नहीं आप इसे समझ सको, इसे देख सको। ये एक नंबर है। तो नंबर को बनाया कैसे वो समझने की कोशिश करिएगा, राइट? कैलकुलेशन ऑफ आई। अब जब आई समझाऊंगा तो सबसे पहले आपको एक छोटा सा शब्द समझाता हूं। सबका ध्यान बोर्ड पे चाहिए जरा। आई समझाने के पहले मुझे आपको दो शब्दों से परिचय कराना होगा। एक शब्द होता है इलेक्ट्रोलाइट। क्या होता है? और एक शब्द होता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट। लिखिएगा फर्स्ट पॉइंट, ऐसे टेबल बना के लिख लो। एक तरफ लिखिएगा इलेक्ट्रोलाइट और एक तरफ लिखिएगा नॉन इलेक्ट्रोलाइट। हालांकि शब्द पे डिटेल में चर्चा हम लोग करते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, लेकिन यहां बताना जरूरी है ताकि आपसे कुछ अच्छे सवाल बने, वरना फिर अच्छे सवाल छूट जाते हैं। तो एक बार थोड़ा इन पे चर्चा कर ले। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट। सर ये इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? लिखिएगा सब्सटेंसेस, substances which disso or so inside the solvent। और सॉल्वेंट कौन है हमारा? पानी। ऐसे सब्सटेंस जो पानी के अंदर या तो टूट जाते हैं या तो जुड़ जाते हैं, वही इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं। सर क्यों टूटते हैं, क्यों जुड़ते हैं, वो बात का विषय है। आप जानो कि दुनिया में कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जो पानी में जाने के बाद टूट जाते हैं। एक होता है मिलना, एक होता है घुलना, एक होता है टूटना। पत्थर पानी में मिलता है मगर घुलता, चीनी पानी में पहले मिलता है बाद में घुलता है मगर टूटता, नमक पानी में मिलता है और फिर घुलता है और फिर टूटता है। नहीं समझे? जो मिला है वो घुला हो कोई जरूरी, जो घुला है वो टूटा है कोई जरूरी, मगर जो टूटा है वो पक्का घुला है, जो घुला है पक्का मिला है। क्या ये कहानी समझ पाए? तो जब भी कोई सब्सटेंस टूटता है, कोई सब्सटेंस तो अपने आयन में टूट रहा, और जो ये टूटने की प्रक्रिया है जिस सब्सटेंस के अंदर है उसी का नाम इलेक्ट्रोलाइट है। अब वो कौन से है जो टूटते हैं बताता हूं, लेकिन जो भी टूटेंगे या जो भी जुड़ेंगे उन्हें क्या बोला? इलेक्ट्रोलाइट। चलेगा। और वहीं पे एक सब्सटेंस है जिसका नाम है नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो बताओ ये टूटेंगे कि जुड़ेंगे, कि ना टूटेंगे ना जुड़ेंगे? लेकिन नीदर डिसो नॉर एसो। चलेगा। ना तो टूटे ना तो जुड़े, इन्हीं को कहते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट। जैसे मिलाओगे वैसे ही पाओगे। चीनी मिलाओगे 1 मोल तो अंदर पाओगे 1 मोल। सर वो कौन होते हैं जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं? जैसे कि चीनी, शुगर, केन शुगर भी बोलते हैं इसे, जैसे कि ग्लूकोज, जैसे कि यूरिया, जैसे कि पॉलीमर, जैसे कि बायोमोलिक्यूल्स, जैसे कि प्रोटीन्स एंड सो ऑन। अगर आपने ऑब्जर्व किया हो, मैंने अभी तक जब भी सवाल दिया हमेशा चीनी ही मिलाया, कभी ग्लूकोज तो कभी यूरिया मिलाया। मैंने कभी गलती से नमक नहीं मिलाया। मुझे चीनी पसंद नहीं था, बस नमक मिला सकता नहीं था। अरे हाँ या ना?
सारे कंसेप्ट नमक के बिगड़ जाते, इसलिए हमने हमेशा क्या मिलाया, चीनी, क्योंकि चीनी अपने आप में कैसा है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, और अगर वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो ना तो टूटेगा ना तो टूटेगा ना तो, लेकिन अगर इलेक्ट्रोलाइट है या तो टूटेगा या तो जुड़ेगा, या तो होगा डिसो या तो होगा, या तो होगा, या तो होगा। एक सवाल का जवाब दोगे क्या, डिसो से नंबर बढ़ेगा घटेगा, एसओ से, नॉन इलेक्ट्रोलाइट से, ना तो बढ़ेगा ना तो, थोड़ा फील करके बताना, राइट। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आगे। क्या सबको आई का फॉर्मूला याद है, मेन 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 वाला, आई बराबर ओ सी पी बाई सी सी पी, क्या बात है, क्या नंबर वाला भी याद है, ओ नंबर बाई, ओ नंबर बाई। प्यारे बच्चों अब जरा सोच के समझ के जवाब देना, हमारे आसपास आज जितने भी सवाल होंगे या तो होगा डिसो या तो होगा एसओ या तो होगा नॉन इलेक्ट्रो, या तो होगा डिसो या तो होगा, या तो होगा, या तो होगा। एक सवाल पूछने का मन है, पूछ लूं, अगर होगा डिसो कैसा होगा, तो बोलो ओ नंबर ज्यादा कि कम, अरे टूटेगा तो संख्या बढ़ेगी, आधे देखिए न बाद में कहेंगे कैसे आया, यार कैसा ध्यान है आपका। देखिए एक बच्चे को टोक टोक के पढ़ाना पड़ता है, कुछ देर पढ़ते 10 मिनट बस, बेटा फिर पढ़ो, हाँ हाँ सर। आइए जा, मान लो डिस्सो है, आप ये कब समझोगे आप अपने लिए पढ़ रहे हो, ये स्कूल की पढ़ाई पढ़ लेंगे कल, दिस इज द वन एंड लास्ट, नहीं समझ पा रहे, फाइनल करिए ना यार, आप कितने कैजुअल हो जाते हैं कभी कभी पढ़ते पढ़ते, रेस्ट आराम से, इतना कैसे हो सकते हैं, आपको उसका सीरियसनेस समझ में नहीं आ रहा, आप किस चीज को खो देंगे, तभी है। एक तरीका है गड्ढे में गिर के सीखो, गड्ढा है, और एक तरीका किसी समझदार को साथ में ले लो जो बताता चले हाँ गड्ढा उधर हो जाओ, कौन सा रास्ता सही है, नहीं समझ पा रहे, तो टोक रहा हूं इसीलिए, है ना, बेटा गड्ढा है समझ जाओ आओ, वरना गिरोगे चोट लगेगी फिर कहोगे सर बताया नहीं आपने गड्ढा था। अगर होगा डिस्सो क्या होगा, तो मुझे बताइए अगर डिस्सो हुआ तो क्या नंबर बढ़ेगा, नंबर बढ़ेगा तो क्या ओ नंबर सी नंबर से ज्यादा होगा, यानी ऊपर वाला बड़ा नीचे वाला, बोलो आई वन से बड़ा कि वन से छोटा, आई वन से, कुछ कहने वाला हूं कह दूं, जब जब होगा डिस्सो तब तब आई वन से, उल्टा जब जब आई वन से बड़ा है बिना पूछे बता देना अरे डिस्सो है, 1.2 डिस्सो, 2.4 डिस्सो, 3.2 डिस्सो, 1 से बड़ा तो डिस्सो। अगर होगा एसो, अगर होगा, मिलाओगे 100 अंदर होंगे 50, मिलाओगे 100 अंदर होंगे 50, जुड़ गया कि घट गया, जुड़ गया कि, जुड़ गया तो नंबर घट गया, तो क्या ओ नंबर छोटा सी नंबर, तो आई लेस देन वन ग्रेटर देन वन, क्या आई लेस देन वन होगा, मिलाओ 100 अंदर हो गए 100, नॉन इलेक्ट्रोलाइट मिलाए अंदर हो गए, क्योंकि ना तो टूटे ना तो ओ नंबर कितना 100, सी नंबर कितना 100, बोलो आई कितना, आई कितना, चीनी का आई, ग्लूकोज का आई, यूरिया का, पॉलीमर, आई हमेशा साथ में थी बस उस समय बंद थी। अरे लाला कल तक जब आप फॉर्मूला करते थे डेल्टा टीबी बराबर आई इंटू के बी इंटू हम करते थे ना, तो उस समय आई कितना था 1, आपको पता आई हमेशा थी साथ में, आई, समझ पा रहे हैं क्या, लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, या तो आई 1 से बड़ा होगा, या तो आई 1 से छोटा होगा, या तो आई 1 के बराबर होगा। आपको यह समझ में आना चाहिए कि कहां आई 1 है, कहां आई 1 से बड़ा है, कहां आई 1 से छोटा है। अब बस सर आई निकालना बता दो, बताता हूं, इलेक्ट्रोलाइट जो होंगे उन्हीं का आई हमें बेसिकली निकालना है, क्योंकि नॉन इलेक्ट्रोलाइट का तो आई कितना होगा 1, तो बेसिकली कैलकुलेशन करना तो कहां करना है, इलेक्ट्रोलाइट में। अब हमारे आसपास जितने भी इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनको दो तरीके से डिवाइड किया गया, मुझे सबका पूरा ध्यान चाहिए, कुछ को बोला गया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और कुछ को बोला गया वीक इलेक्ट्रोलाइट। आओ थोड़ा इलेक्ट्रोलाइट पे चर्चा करते हैं फिर कैलकुलेशन ऑफ आई पे आते हैं। कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो प्यारे बच्चों इलेक्ट्रोलाइट ऐसे पदार्थ हैं जो पानी में जाके या तो टूट जाएंगे या तो जुड़ जाएंगे, और ये जो पदार्थ हैं ये दो प्रकार के हैं। अब ये सच में आयनिक में पढ़ाया जाता है, और जब मैं यहां पढ़ा देता हूं तो वहां नहीं बताता हूं,
पर यहां बताना जरूरी है, वरना फिर आपसे अच्छे सवाल नहीं बनेंगे। आ जाओ, क्या पढ़ रहे हैं? टाइप्स ऑफ। तो जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, वो दो प्रकार के होते हैं। एक का नाम होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक का नाम होता है, तो एक छोटा सा कॉलम बना लेना, एक तरफ लिखिएगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, छोटा सा, पहले हल्का सा 3 लाइन का, फिर अलग से स्ट्रॉन्ग लिखेंगे, और एक तरफ लिखिएगा वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नाम में स्ट्रॉन्ग है, इनका मजबूती से कोई मतलब नहीं है। ये मत सोच रहे इनको कुश्ती लड़ने जाना बहुत मजबूत है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट उन्हें कहा गया है जिनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लगभग होता है 1। इसको समझिएगा, एक वर्ड होता है डिग्री ऑफ, यानी टूटने की मात्रा, टूटने की। आपने 100 पार्टिकल लिए, कितने लिए, और पानी मिला दो, 100 के 100 टूट गए, 100 के 100, तो मैं कहूंगा उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है 100%। 100% मतलब जितना मिलाया सारा। लेकिन मान लो आपने मिलाया 100, कितने मिलाए, और टूटने चले गए 80, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो जाएगा 80/100। 80 तो जब मैं आगे चल के आपको कभी अल्फा पढ़ाऊंगा तो बोलूंगा अल्फा का फॉर्मूला है टूटा हुआ अपॉन लिया हुआ, शायद काइनेटिक्स में बोला भी है, टूटा हुआ अपॉन। तो जो अल्फा होता है वो कभी भी 1 से बड़ा होने वाला, और जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है उसका अल्फा लगभग कितना होता है, 1 नहीं होता, लगभग 1। 1 नहीं होता, लगभग 1 नहीं होता, लगभग। और जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनका जो अल्फा होता है वो होता है वेरी वेरी लेस देन 1। लिखिएगा, एक का अल्फा लगभग 1 है, एक का अल्फा 1 से छोटा नहीं है, 1 से बहुत छोटा है। यानी ये कुछ ऐसा है, एक ऐसी क्लास है जिसमें या तो बच्चे 99 या 100 नंबर वाले हैं, या सीधे 2 और 3 नंबर वाले हैं, 40-50 का कोई सिस्टम। समझ पा रहे हो क्या? एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके टूटने की क्षमता पूरी है, और एक ऐसा सब्सटेंस है जो कसम खा के बैठा है हल्का सा टूटेंगे। समस्या यहां नहीं, समस्या यहां है जो कसम खा के बैठे हैं नहीं टूटेंगे, उनको भी तोड़ा जा सकता है, उनको भी तोड़ा जा। और एक जादुई पदार्थ मिलाना है, उसका नाम है पानी। क्या नाम है, क्या नाम है? पानी मिलाते जाइए, पानी मिलाते, जो ना टूटने की कसम खाए थे वो भी टूटने लग। एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था ओस्टवाल्ड। क्या नाम था? उन्होंने दुनिया के सामने एक लॉ रखा था, उस लॉ का नाम था ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। वो कहते थे जैसे जैसे पानी मिलाओगे वैसे वैसे डाइल्यूशन होगा, और जैसे जैसे डाइल्यूशन होगा एक इलेक्ट्रोलाइट जो कि वीक है वो भी पूरा टूटने लगे। समस्या ये नहीं कि दुनिया में कोई स्ट्रांग है, दुनिया में कोई वीक है, समस्या ये है कि जो वीक है उसका अल्फा कांस्टेंट नहीं है, उसका अल्फा समय के साथ बदल। अरे हेलो, लिखना नेक्स्ट पॉइंट। वीक इलेक्ट्रोलाइट में ऑन चेंजिंग कंसंट्रेशन, ऑन चेंजिंग कंसंट्रेशन, ऑन चेंजिंग कंसंट्रेशन अल्फा चेंजेस। कंसंट्रेशन के बदलने से अल्फा बदल जाता है। कैसे बदलता है ये डिटेल में आप आगे पढ़ेंगे, अभी याद रखना, कंसंट्रेशन के बदलने से अल्फा बदल। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, कंसंट्रेशन कम तो अल्फा ज्यादा, कंसंट्रेशन कम तो अल्फा ज्यादा। कंसंट्रेशन समझते हो ना, ये तो कंसंट्रेशन के मायने। लेकिन हमारे सिलेबस में जब भी कंसंट्रेशन बोला उसका मतलब मोलैरिटी ही माना। तो कंसंट्रेशन कम तो अल्फा, कंसंट्रेशन कम तो अल्फा, कहीं साइड में लिख लो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन a weak electrolyte, a weak electrolyte will behave like a strong electrolyte, will behave like a strong electrolyte। एक वीक इलेक्ट्रोलाइट जो न टूटने की कसम खाया था, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे खूब सारा पानी मिला दो वो भी टूटने लग जाता है। ये सिखाने वाले साइंटिस्ट थे ओस्टवर्ड, आगे चल के इसका पूरा लॉ आएगा। अभी इतना जान लो कि पानी मिलाने से वो भी टूट जाते हैं जो टूटने वाले नहीं थे। उससे बड़ी बात जो कहने वाला हूं सुनिएगा, बच्चों के मन में एक वहम होता है, मुझे पता नहीं आपको पता कि नहीं पता, लेकिन बच्चों के मन में एक वहम होता है कि पानी मिलाने से जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है केवल उसका ही अल्फा बढ़ता है, स्ट्रॉन्ग में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पहले इस वहम को, इस गलत फहमी को हटा दे। पानी मिलाने से चाहे स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो, सबके अल्फा में फर्क पड़ता है। हाँ, वीक में अच्छा खासा फर्क पड़ता है, स्ट्रॉन्ग में रत्ती भर फर्क। ये वही वाली बात है, एक बच्चे के 95 नंबर आते थे और एक बच्चे के 20 नंबर आते थे। एक बच्चे के 95 नंबर आते थे, एक बच्चे के, जिसके 20 नंबर आते थे उसने भी 8 घंटे पढ़ाई करी, 18 घंटे पढ़ाई करी,
और जिसके 95 आते थे उसने भी 18 घंटे पढ़ाई करी। तो जिसके 20 आते थे उसके 70 हो जाएंगे, 95 वाले के 100 में 170 नहीं होंगे। नहीं समझे? जो कम है उसमें बढ़ोतरी की गुंजाइश ज्यादा है, जो पहले से ही बहुत ज्यादा है उसमें बढ़ोतरी की गुंजाइश ज्यादा, भले वो कितनी भी मेहनत कर ले। अगर किसी बच्चे के 720 में 719 नंबर आए थे, आए थे ना यार, ऐसा मत कहो मजाक कर रहा हूं, आए थे भाई, सब हो चुका है इस दुनिया में, है ना। 720 में 719 नंबर आए थे, आया ना। बढ़ाता भी तो कितना बढ़ाता, एक नंबर। अरे यस और नो, ऐसा थोड़ी 720 में से 725 हो जाएंगे उसके नंबर, फिर तो हद ही हो जाती है ना। खैर वो भी होना बाकी है। कहने का मतलब क्या है कि जो वीक है उनका अल्फा अच्छा खासा बदलता है, जो स्ट्रांग है उनका अल्फा बिल्कुल नहीं बदलता। सर ने ऐसा, इसी में जेई 2024 का सवाल फ्रेम था, उसके पहले साइड में लिखना, यहाँ पे स्टार बना के लिखना, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा डाइल्यूशन करने पर, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा डाइल्यूशन करने पर बहुत कम चेंज होता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा डाइल्यूशन करने पर बहुत कम चेंज होता है। तो सर ने आपसे कहा कि एक सब्सटेंस होता है जिसका नाम इलेक्ट्रोलाइट होता है। इलेक्ट्रोलाइट दो प्रकार का होता है, कुछ का नाम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, कुछ का नाम, यहां पे मजबूती से कोई मतलब, सच में जिसका नाम स्ट्रॉन्ग है वो तो सबसे कमजोर है, वो तो पूरा टूट रहा है, टूट रहा तो कमजोर हुआ ना यार। और जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसमें टूटने की मात्रा बहुत, लेकिन उसके भी अल्फा को बदला जा, और जो 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 वीक इलेक्ट्रोलाइट है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे उसका अल्फा कितना होगा, 1। अब हमारे सामने समस्या ये थी, सर हम किसी भी कंपाउंड को देख के कैसे बताएं वो स्ट्रांग है कि, अरे बोलो ना, तो कैसे बताएं? लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट स्ट्रांग, एक बार फिर से लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट, एक बार फिर से। आओ मैं आपको पहचान करना सिखा दूं कौन है स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट। बच्चों, दुनिया के जितने भी स्ट्रांग एसिड है वो सारे के सारे स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट, दुनिया के जितने भी स्ट्रांग बेस है वो सारे के सारे स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट, और दुनिया के जितने भी सॉल्ट हैं वो सारे के सारे स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट। सर ये क्या बात होती है? स्ट्रांग नाम था तो स्ट्रांग 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 है तो होगा ही, हम पहचाने कैसे कौन स्ट्रांग एसिड है, कौन स्ट्रांग बेस है और कौन सॉल्ट? अरे बोलो। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले स्ट्रांग एसिड के नाम बताता हूं। एक का नाम है HCl, एक का नाम है HBr, एक का नाम है HI, और एक का नाम है HNO3, एक का नाम है H2SO4, एक का नाम है HClO। गिन के बताओ कितने हैं, गिन के बताओ कितने हैं। और ये वही एसिड है जिनका नाम आपको बचपन से याद है, बस एक को छोड़ दिया, HClO4, यही तो नया है। HCl आपने बचपन से नहीं सुना, HCl, HNO3, H2SO4 यही तो सुनते आए हो। बोलो ना। इन 6 के अलावा जो आएगा वीक माना जाएगा। क्या बोला सर ने? एक बार 6 का नाम बोलो। HCl, HBr, HI, HNO3, HSO4, HClO4। डन। इन 6 के अलावा जो भी आएगा, बोलो एस्टिक एसिड स्ट्रॉन्ग है कि वीक? एस्टिक एसिड स्ट्रॉन्ग है कि वीक? फॉर्मिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड, फलाना एसिड, ढकाना एसिड, इन 6 के अलावा जो भी आएगा वीक माना। एच HBr, HI, HNO3, HSO4 और HClO4 चलेगा। लिख लो। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा स्ट्रॉन्ग बेस। क्या सबको एल्कली एल्कलाइन याद है? अरे याद है? एक बार एल्कली मेटल नाम बोलो। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। एल्कलाइन बोलो। बेटा मांगे, ठीक है, इधर आओ जरा। बेटा मांग रहा था, घर से निकाल दिया, हट, क्या काम कर रहा है? पढ़ने गया था, मांग रहा है, नहीं समझे? निकाल दिया घर से, ठीक। अच्छा, ऐसा आप आईओसी में पढ़ेंगे, किसी भी ग्रुप का जो पहला एलिमेंट होता है उसका एनोमलस बिहेवियर होता है, थोड़ा बहुत याद है? सुना सुना लग रहा है ना? yes. ऐसा समझो, ये ग्रुप 1 है, इसके परिवार में सब लोग डॉक्टर हैं, सब लोग। लिथियम कहता है मैं चित्रकार बनूंगा, पेंटर, घर से निकाल दिया, हट। अरे हाँ या ना, समझिएगा। वहां किसको निकाल दिया? मांग रहा था, निकाल दिया। पूरी फैमिली डॉक्टर थी, एनोमेलस बिहेवियर, बोले मैं पेंटर बनूंगा, हट, हाँ या ना। अब यहां पे आपके सामने कैल्शियम, कौन है? कैल्शियम स्कूल के उस बच्चे के जैसा था जो स्कूल में कुछ और था, घर में कुछ और था, है।
इस पे हमने लगाया क्वेश्चन मार्क। क्या लगाया? समझना मुश्किल था, घर में तो अच्छा दिखता था, स्कूल से कंप्लेन आती थी, ऐसा होता था ना, है? इस पे हमने लगाया क्वेश्चन मार्क। क्या लगाया? अब देखते कितने बचे। 1 2 3 4 5 6। 1 2, लिथियम को निकाला, बेटा मांगे उसको निकाला, कैल्शियम पे लगाया क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन मार्क का आंसर देता हूं मैं आयनिक में। कहां दूंगा? अभी याद कर लो 6। कितने याद किए? NaOH, KOH, RbOH, CSOH, SROH होल ट्वाइस, BaOH, ये सब के सब है स्ट्रॉन्ग बेस। कैसे हैं स्ट्रॉन्ग? इन 6 के अलावा जो भी आएगा वीक माना। अरे डन। कितने स्ट्रॉन्ग एसिड? 6। कितने स्ट्रॉन्ग बेस? 6। इन 6 के अलावा जो भी आएगा वीक माना। कितना आसान है पहचानना, तो बोलो। लिखो नेक्स्ट पॉइंट, 6 स्ट्रॉन्ग बेस। एंड नेक्स्ट लिखिएगा सॉल्ट। जितने भी सॉल्ट हैं, दे ऑल सॉल्ट्स आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। दे ऑल आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट विदाउट अ सिंगल एक्सेप्शन। कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। ऑल सॉल्ट्स आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। कैल्शियम कब क्या मानना है, इसका जवाब आपको आयनिक मिलेगा। अभी 6 आपको याद रखने हैं। इन 6 के अलावा जो भी आएगा वीक माना जाएगा। चलो कॉपी में लिख लेते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के नाम। याद रख पाओगे? कैसे याद कराया सर ने? बेटा मांग रहा था, निकाल दिया। लिथियम अलग था, निकाल दिया। कैल्शियम लगा दिया क्वेश्चन मार्क। चलेगा। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब वीक तो आप ही मुझे बताओगे, बता दोगे क्या? उन 6 के अलावा जो आएगा वीक माना, तो लिखिएगा वीक एसिड HCOOH, H2CO3, H2CO3, HCN, ETC। हेलो, क्या वीक बेस के नाम सोच लोगे? उन 6 के अलावा जो भी आएगा वीक माना, तो मैं डी ब्लॉक के सारे लिख देता हूं। FeOH होल थ्राइस, AgOH, NH4OH, ETC। लिख रहा हूं ऐसे बस लिखने के लिए, वरना रूल क्या है? उनके अलावा जो भी आएगा वीक होगा। अरे वो तो उसको लिखा, तो इसको भी लिख लो ना कॉपी में। अच्छा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था, तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो वीक एसिड वीक बेस एक वीक सॉल्ट। ऑल सॉल्ट्स आर विदाउट अ सिंगल। अब ये सारी बातें मैंने क्यों बताई बताता हूं, लिख लो। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, 5 स्टार बना के चमकता हुआ सितारा। चमकाइए किस्मत का तारा। लिख लिया होगा? लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, 5 स्टार बना के बोलूं। इफ इन न्यूमेरिकल्स, if in numericals alpha is not specified, if in numericals alpha is not specified, अगर अल्फा बोला नहीं है, then for strong electrolyte alpha will be equal to 1, and for weak electrolyte alpha will be equal to 0. बस इस चक्कर में ये सारा किस्सा मैंने आपको बताया। अगर किसी प्रश्न में अल्फा नहीं बोला जाएगा तो हमेशा 1 नहीं लेना है। केवल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कितना लोगे? 1, और वीक इलेक्ट्रोलाइट का 0। और अगर अल्फा 0 है तो टूटा कि नहीं टूटा? बच्चे के 0% आए तो पास हुआ कि फेल हुआ? अरे वही तो पूछो, अल्फा 0 है तो टूटा कि नहीं टूटा? और जो नहीं टूटा तो बिहेव लाइक इलेक्ट्रोलाइट की नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो लिखना वीक इलेक्ट्रोलाइट विल बिहेव लाइक, ये पूरे सवाल आपके अलग कर देगा। वीक इलेक्ट्रोलाइट विल बिहेव लाइक नॉन इलेक्ट्रोलाइट, will behave like non-electrolyte in the absence of alpha. Weak electrolyte will behave like non-electrolyte in the absence of, and it is not written, और ये भी नहीं लिखा है, it is not written that solution is dilute. अगर सवाल में डाइल्यूट नहीं लिखा है
और अल्फा भी नहीं बोला है, तो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट को आप नॉन इलेक्ट्रोलाइट के जैसे ही मानेंगे। आप पूरा सॉल्यूशन सीख लेते हैं, अंत में एक सवाल जीवन भर निगेटिव करते हैं। मैं आपसे कहता हूं एसिटिक एसिड, क्या बोला? बताओ, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है कि वीक एसिड? स्ट्रॉन्ग है कि वीक? स्ट्रॉन्ग है कि वीक? तो जब मैं न्यूमेरिकल दूंगा तो आप सीधे इसका आई निकालोगे, भूल जाओगे ये वीक एसिड है। और अगर अल्फा नहीं दिया तो अल्फा कितना मानोगे? 0। तो आप इसको मानोगे नॉन इलेक्ट्रोलाइट के जैसे। और अगर ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो सर ने कुछ देर पहले कहा था आई कितना होगा? कितना होगा? तब जब अल्फा दिया नहीं है और सवाल में डाइल्यूट भी लिखा नहीं। कैसे सवाल बनते हैं सिखाता हूं नेक्स्ट क्लास में, अभी इतना लिख लो। कहानी को एक बार समेट लें। तो कहानी कुछ ऐसी चली आज क्लास में, लिख लो पहले से। फॉरेस्टिक एसिड नॉन इलेक्ट्रोलाइट I इक्वल टू 1 इफ अल्फा इज नॉट गिवन। अगर अल्फा नहीं दिया है तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ऐसा होगा, तो हमें वीक पहचानना आना चाहिए। तो सर ने हमें स्ट्रॉन्ग और वीक पहचानना बता दिया। और बड़ी सिंपल सी कहानी है, 6 स्ट्रॉन्ग एसिड, 6 स्ट्रॉन्ग बेस, बाकी सारे वीक। अरे हेलो। और ऑल सॉल्ट्स आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट विदाउट अ सिंगल। क्या कहानी समेट ले? तो आज की कहानी शुरू होती है दो न्यूमेरिकल से। अरे बोलो ना। फिर मैंने कहा हमने जो सोचा वो नहीं पाया, हमने जो सोचा वो, उसी का नाम हमने दुनिया को एसीपी बताया। एसीपी का मतलब एबनॉर्मल कॉलिगेटिव। वो एबनॉर्मल क्यों थी? क्योंकि हम जैसा सोच रहे थे वैसा पा, इसलिए उसका नाम रख दिया एब नॉर्मल। क्या हमने ओसीपी सीसीपी के बीच में रिलेशनशिप बनाया? कौन सा फैक्टर बनाया? आई। क्या हम सबको आई का फॉर्मूला याद है? ओसीपी बाई ओ नंबर बाई ओ मोल बाई सी मॉलिक्यूलर वेट बाई। क्या हम सबके सामने नए फॉर्मूले आ चुके हैं? अब मैं जितने सवाल दूंगा सब में कौन होगा साथ में? आई। सर हमेशा कहते थे बिना आई के अब हमारी कोई दुनिया। हर फॉर्मूले में कौन होगा? आई। आई निकालना सीखना पड़ेगा। आई होगा या तो 1 से बड़ा, या तो 1 से छोटा, या तो 1 के बराबर। अब अगर होगा इलेक्ट्रोलाइट तो उसमें कोई स्ट्रांग होगा कोई वीक होगा। कैसे आई निकालते हैं सिखाता हूं नेक्स्ट क्लास में, चलेगा? दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।